नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन से आय। इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। श्री राकेश की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वेतन शीर्षक की सकल कुल आय की गणना कीजिए। तो अभी जो कर निर्धारण वर्ष है वो है 2020-21 और हमको कर निर्धारण वर्ष 2020-21 यानी कि गत वर्ष 2019-20 की वेतन शीर्षक की सकल कुल आय की गणना करनी है श्री राकेश के लिए। दिया गया है मूल वेतन 20,000 रुपये प्रति माह। तो राकेश का जो मूल वेतन है, जो बेसिक सैलरी है, वो है 20,000 रुपये प्रति माह। 29 फरवरी 2020 को 3 माह का वेतन अग्रिम प्राप्त किया। अगर करदाता द्वारा, कर्मचारी द्वारा अगर वेतन अग्रिम में प्राप्त किया जाता है तो भी जो अग्रिम वेतन है वो संबंधित गत वर्ष में ही कर योग्य होता है। तो यहाँ पर जो श्री राकेश है उन्होंने 29 फरवरी 2020 यानी कि फरवरी माह में उन्होंने 3 माह का वेतन अग्रिम प्राप्त किया है। तो फरवरी माह में मार्च, अप्रैल और मई, मार्च 2020, अप्रैल 2020 और मई 2020 3 महीने का वेतन अग्रिम प्राप्त किया है। तो मार्च का वेतन तो गत वर्ष से ही संबंधित है, मार्च 2020 यानी गत वर्ष 2019-20, लेकिन जो अप्रैल और मई 2 महीने का वेतन जो है अगले वर्ष से संबंधित है, तो 2 महीने का वेतन उनके लिए अग्रिम वेतन माना जाएगा। दूसरा है महंगाई भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह। तो हम बात कर चुके हैं कि जो वेतन है, वेतन में मूल वेतन, भत्ते, वेतन के स्थान पर लाभ, अनुलाभ आदि शामिल होते हैं। तो भत्ता भी जो है वेतन का एक हिस्सा है। तो भत्ते दिए जाते हैं, तो कुछ भत्ते जो है पूर्णतया कर योग्य होते हैं, कुछ भत्ते पूर्णतया कर मुक्त होते हैं और कुछ भत्ते आंशिक कर मुक्त होते हैं। तो जो महंगाई भत्ता है वो पूर्णतया कर योग्य भत्ता है। तो महंगाई भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होगा। तो महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस जो है श्री राकेश को मिल रहा है 3,000 रुपये प्रति माह। तो ये महंगाई भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होगा। तीसरा है मनोरंजन भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह। तो मनोरंजन भत्ते को पहले वेतन की सकल आय में शामिल कर लिया जाता है। जब सकल आय की गणना करते हैं तो मनोरंजन भत्ते को शामिल किया जाता है और फिर मनोरंजन भत्ते की कटौती दे दी जाती है धारा 16 के अंतर्गत। मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है, जबकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम ये मानेंगे कि राकेश जो है गैर सरकारी कर्मचारी है, तो गैर सरकारी कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते की कटौती धारा 16 के अंतर्गत नहीं दी जाती। तो मनोरंजन भत्ता भी पूरा का पूरा कर योग्य होगा 2,000 रुपये प्रति माह। जनजाति क्षेत्र भत्ता 2,000 रुपया प्रति माह। तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये जो है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में काम करते हैं। तो उदयपुर जिला यानी राजस्थान जनजाति क्षेत्र में आता है या नहीं आता। जनजाति क्षेत्र भत्ता जो है आंशिक कर योग्य भत्ता है या अंशतः कर मुक्त भत्ता है। तो जनजाति क्षेत्र भत्ते के संबंध में जो भी नियम है उसकी हम बात करेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो जनजाति क्षेत्र भत्ता है 2,000 रुपये प्रति माह। पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह। बाल शिक्षण भत्ता 210 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए। 3 बच्चों के लिए 1 महीने का 210 रुपया प्रति माह दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ा जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना होगा कि बाल शिक्षण भत्ता 210 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए कुल मिलाकर 210 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाता है। हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता, अब जो कर्मचारी है उसके बच्चों के हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता दिया जा रहा है 510 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए। तो तीनों बच्चों का कुल मिलाकर जो भत्ता दिया जा रहा है 1 महीने में 510 रुपये दिया जा रहा है। परिवहन भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह, वास्तविक व्यय 600 रुपये प्रति माह। तो ये जो कर्मचारी है श्री राकेश, इनको परिवहन भत्ता दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जा रहा है 2,000 रुपये प्रति माह, और जिसमें से इन्होंने जो वास्तविक व्यय इनके होते हैं वो होते हैं 600 रुपये प्रति माह। आगे दिया हुआ है वे राजस्थान के उदयपुर जिले में ऐसे स्थान पर कार्यरत हैं जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1100 मीटर है। तो हमको वेतन शीर्षक की सकल कुल आय की गणना करनी है। तो क्वेश्चन हल करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ gross income from salary of Mr. Rakesh for the assessment year
2020-21। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहला है मूल वेतन, बेसिक सैलरी। तो ये जो राकेश है, कर्मचारी है, इनकी बेसिक सैलरी है 20,000 रुपये प्रति माह। तो 12 महीने के लिए इनकी सैलरी है 2,40,000 रुपये की। जो बेसिक सैलरी इनको प्राप्त हुई गत वर्ष में वो है 2,40,000 रुपये की। उनतीस फरवरी 2020 को 3 माह का वेतन अग्रिम प्राप्त किया। फरवरी में 3 महीने का वेतन प्राप्त किया है। मार्च, अप्रैल, मई। तो मार्च का संबंध है गत वर्ष 2019-20 से, जबकि जो अप्रैल और मई की सैलरी है वो 2 महीने की सैलरी इन्होंने एडवांस ली है। तो 2 महीने की सैलरी इनकी एडवांस है। एडवांस सैलरी फॉर अप्रैल एंड मई 2020, 20,000 रुपये के हिसाब से 2 महीने की सैलरी है 40,000 रुपये की। महंगाई भत्ता 3,000 रुपये प्रति माह। महंगाई भत्ता पूर्णतः कर योग्य भत्ता है, तो डियरनेस अलाउंस पूरा का पूरा कर योग्य होगा 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। डियरनेस अलाउंस 3,000 रुपया प्रति माह है, तो 12 महीने का 36,000 रुपये। मनोरंजन भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह। मनोरंजन भत्ता पहले जो है वेतन की सकल आय में शामिल किया जाता है और फिर इसकी कटौती दी जाती है। जो धारा 16 के अंतर्गत जो कटौती दी जाती है सकल कुल आय में से, उसमें से कटौती दी जाती है। लेकिन मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है। तो यहाँ पर श्री राकेश सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो इनको इसकी मनोरंजन भत्ते की कटौती नहीं मिलेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस मनोरंजन भत्ता है 2,000 रुपये प्रति माह, तो 12 महीने के लिए 24,000 रुपये का एंटरटेनमेंट अलाउंस इनको प्राप्त हुआ। मनोरंजन भत्ते के संबंध में जब ग्रोस सैलरी की गणना कर ली जाती है तो उसमें से वेतन का 1/5 भाग 5,000 रुपये या फिर वास्तविक प्राप्त भत्ता। तो अगर मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जाती है धारा 16 के अंतर्गत वेतन की सकल कुल आय में से, अगर वो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी को अगर मनोरंजन भत्ता दिया जाता है तो कटौती दी जाती है। तो कटौती के संबंध में क्या नियम है कि वेतन का 1/5 भाग या 5,000 रुपये या वास्तविक प्राप्त भत्ता, इन तीनों में से जो राशि सबसे कम होती है उस राशि के बराबर मनोरंजन भत्ते की कटौती दी जाती है धारा 16 के अंतर्गत। यहां पर वेतन से तात्पर्य केवल मूल वेतन से है, मूल वेतन। तो मूल वेतन का 1/5 भाग 5,000 रुपये वास्तविक प्राप्त भत्ता, इन तीनों में से जो राशि कम होती है उसके बराबर की कटौती दी जाती है मनोरंजन भत्ते के रूप में। लेकिन यहां पर जो है श्री राकेश को मनोरंजन भत्ते की कटौती प्राप्त नहीं होगी। आगे है जनजाति क्षेत्र भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह। ट्राइबल एरिया अलाउंस 2,000 रुपये प्रति माह, 2,000 के हिसाब से 24,000। तो जनजाति क्षेत्र भत्ता जो है वो अंशतः करमुक्त भत्ता है। जनजाति क्षेत्र भत्ता अगर किसी कर्मचारी को दिया जाता है तो जो है 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से ये भत्ता करमुक्त होता है। तो जनजाति क्षेत्र ट्राइबल एरिया कौन कौन से हैं? तो ट्राइबल एरिया में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम,
बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये जो राज्य है ये जनजाति क्षेत्र में आते हैं, जबकि जो श्री राकेश है वो राजस्थान में कार्यरत है। तो राजस्थान जनजाति क्षेत्र में नहीं आता, ट्राइबल एरिया में नहीं आता, इसलिए जनजाति क्षेत्र के संबंध में जो भत्ता मिला है, जनजाति क्षेत्र भत्ता मिला है, उसमें से जो है इनको कटौती नहीं दी जाएगी, पूरा का पूरा भत्ता इनके लिए कर योग्य होगा। अगर ये श्री राकेश इन राज्यों में से किसी राज्य में कार्यरत होते तो फिर 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको जनजाति क्षेत्र भत्ते के संबंध में जो है कर मुक्ति दे दी जाती, कटौती दी जाती। ये सारे स्टेट जो है ये पूर्वी राज्य हैं और ये दक्षिणी राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, और ये उत्तरी राज्य है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो अगर इन राज्यों में से किसी राज्य में अगर कर्मचारी कार्यरत है और उसको जनजाति क्षेत्र भत्ता दिया जाता है तो 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से जनजाति क्षेत्र भत्ते के संबंध में कर मुक्ति प्रदान की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता, हिल एरिया, पर्वतीय क्षेत्र कंपेंसेटरी अलाउंस 2500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। 12 महीने के लिए जो है 2500 रुपये, 30,000 रुपये का ये भत्ता इसको प्राप्त हुआ श्री राकेश को। पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता, जो कर्मचारी ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ों पर, बर्फीली जगह पे या दुर्गम स्थानों पर जो काम करते हैं, जहां पर जो है असामान्य जलवायु है, ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों पे काम करते हैं, उनको पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता दिया जाता है नियोक्ता के द्वारा। अब ये जो श्री राकेश हैं ये एक ऐसे स्थान पर कार्य कर रहे हैं जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1100 मीटर है। तो पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के संबंध में क्या प्रावधान है इसकी बात कर लेते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता अगर कर्मचारी को दिया जाता है और कर्मचारी जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में है, अगर कर्मचारी की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में अगर नियुक्ति की गई है तो पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता 7,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। दूसरा, अगर कर्मचारी की नियुक्ति मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अगर कर्मचारी की नियुक्ति जो इन राज्यों में होती है, ये 3 पूर्वी राज्य हैं जहाँ पर पर्वतीय एरिया है, जहाँ पर पहाड़ी एरिया है इन राज्यों में, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी पहाड़ी एरिया है उत्तरांचल का, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी जो है पर्वतीय क्षेत्र है। तो अगर कर्मचारी की नियुक्ति इन पर्वतीय क्षेत्रों में, इन राज्यों में की जाती है और उसको अगर पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता प्राप्त होता है तो कर्मचारी के लिए 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है भत्ता कर मुक्त होगा। और जब इन राज्यों में कर्मचारी की नियुक्ति की गई है तो जहां पर कर्मचारी कार्यरत है उस क्षेत्र की जो है समुद्र तल से ऊंचाई 9,000 फीट से अधिक होनी चाहिए। तो पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के संबंध में जो नियम है कि अगर कर्मचारी की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में है तो पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता 7,000 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त होता है। अगर कर्मचारी की नियुक्ति इन राज्यों में है और ऐसे जगह पे उसकी नियुक्ति है जहां जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 9,000 फीट से अधिक है तो पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक कर मुक्त है। तीसरा, जो बिंदु 1 और 2 है में वर्णित क्षेत्रों के अलावा
किसी अन्य स्थान पर नियुक्ति जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो। अब पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ते के संबंध में तीसरा पॉइंट यह है कि अगर कोई कर्मचारी 1 और 2 में वर्णित क्षेत्रों के अलावा, जो हमने बात की है पहला और दूसरे बिंदु की, उन बिंदुओं में वर्णित क्षेत्रों के अलावा अगर किसी अन्य स्थान पर कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, तो कर्मचारी की नियुक्ति राजस्थान में की गई है और राजस्थान में जहां पर वो कार्यरत है उस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से 1100 मीटर है। यानी इन क्षेत्रों के अलावा अगर किसी अन्य स्थान पर कर्मचारी की नियुक्ति होती है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है, यहां पर कर्मचारी जहां पर नियुक्त है उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1100 मीटर है, यानी कि 1000 मीटर से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में जो भत्ता है पर्वतीय क्षेत्र भत्ता वो 300 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है, 300 रुपये प्रति माह तक एग्जेम्प्ट होता है। तो श्री राकेश के लिए पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता 300 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होगा। तो श्री राकेश के लिए जो हिल एरिया कंपेंसेटरी अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट होगा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट 300 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होगा, 3600 रुपये एग्जेम्प्ट होगा। तो इनको पर्वतीय क्षेत्र क्षतिपूरक भत्ता 2500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 30,000 का भत्ता प्राप्त हुआ, लेकिन 3600 रुपये का जो भत्ता है इनके लिए करमुक्त होगा। तो 30,000 में 3600 माइनस कर देते हैं, 26,400 रुपये। बाल शिक्षण भत्ता 210 रुपये प्रति माह 3 बच्चों के लिए। श्री राकेश को जो बाल शिक्षण भत्ता चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है वो 210 रुपये मिल रहा है 3 बच्चों के लिए। तो इनको जो प्राप्त हो रहा है प्रति बच्चा प्रति माह है प्राप्त बाल शिक्षण भत्ता, तो प्रति बच्चा प्रति माह है कितना प्राप्त हो रहा है, 210 रुपये है 3 बच्चों के लिए, तो 70 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा इनको बाल शिक्षण भत्ता प्राप्त हो रहा है और ये 3 बच्चों के लिए मिल रहा है इनको। और बाल शिक्षण भत्ते के संबंध में आयकर अधिनियम में प्रावधान है कि अगर कर्मचारी को बाल शिक्षण भत्ता यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर मिलता है तो ऐसा भत्ता 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा 2 बच्चों के लिए करमुक्त होगा। ये जो श्री राकेश हैं इनको 70 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा बाल शिक्षण भत्ता मिल रहा है और आयकर अधिनियम में प्रावधान है करमुक्ति के संबंध में कि 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा 2 बच्चों के लिए करमुक्त है। तो ये जो 70 रुपये इनको प्राप्त हो रहा है प्रति माह प्रति बच्चा, ये इनके लिए करमुक्त है, लेकिन ये भत्ता केवल 2 बच्चों के लिए करमुक्त होता है। तो ये जो तीसरे बच्चे के लिए जो इनको प्राप्त हो रहा है 70 रुपये के हिसाब से प्रति माह जो भत्ता प्राप्त हो रहा है वो इनके लिए कर योग्य होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इनको मिल रहा है 210 रुपये 3 बच्चों के लिए प्रति माह। तो 210 को गुणा किया 12 से 2520 रुपये इनको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूप में प्राप्त हुआ पिछले वर्ष 2520 रुपये। और एग्जेम्प्टेड कितना होगा, एग्जेम्प्टेड होगा 100 रुपये, सॉरी एग्जेम्प्टेड होगा 70 रुपये। एक बच्चे का 70 रुपया प्राप्त हो रहा है तो 70 रुपये इनको एग्जेम्प्ट हो जाएगा 2 बच्चों के लिए केवल 12 माह।
एक बच्चे का 70 रुपया है, तो दो बच्चों के लिए 140 रुपया, 210 रुपया जो इनको प्राप्त हो रहा है, तीन बच्चों के लिए 210 रुपये में से 140 रुपया कर मुक्त हो जाएगा दो बच्चों के लिए। 12 माह के लिए 1680 रुपये जो है वो एग्जेम्प्टेड है, और शेष राशि जो है वो कर योग्य है, शेष भत्ता कर योग्य होगा। तो 2520 कुल भत्ता प्राप्त हुआ, उसमें से 1680 रुपये का भत्ता कर मुक्त है, 840 रुपये जो है कर योग्य होंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में से। अगला है हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो हॉस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए इनको 510 रुपये प्रति माह मिल रहा है तीन बच्चों के लिए। तो ये तीन बच्चों के लिए सम्मिलित है, जो 510 रुपये है तीनों बच्चों का कुल मिलाकर है। तो 510 रुपये जो हॉस्टल व्ययों की पूर्ति के लिए भत्ता मिल रहा है वो तीन बच्चों के लिए है, प्रति माह 510 रुपये मिल रहा है तीन बच्चों के लिए। तो प्रति माह है प्रति बच्चा प्राप्त भत्ता, यानी कि हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु, हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु जो इनको प्रति माह प्रति बच्चा जो भत्ता प्राप्त हो रहा है वो भत्ता है 510 रुपये है तीन बच्चों के लिए। तो 170 रुपये इनको प्रति बच्चा प्रति माह प्राप्त हो रहा है। 170 रुपये एक बच्चे के लिए, तीन बच्चों के लिए 510 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको जो है हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता प्राप्त हो रहा है श्री राकेश को। तो 12 महीने का कितना हो रहा है, 510 रुपये को 12 से गुणा करते हैं तो 6120 रुपये का इनको भत्ता प्राप्त हुआ हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु, 6120 रुपये का। और कर मुक्ति के संबंध में नियम है कि 300 रुपये प्रति माह है प्रति बच्चा भत्ता कर मुक्त है। तो 300 रुपये तक जो है 300 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह है जो है हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता कर मुक्त है। तो 300 रुपये तक की कर मुक्ति है, यानी कि 170 रुपया जो इनको मिल रहा है प्रति बच्चा प्रति माह वो पूरा का पूरा कर मुक्त होगा। लेकिन दो बच्चों तक, अधिकतम दो बच्चों तक, तो 170 रुपये के हिसाब से दो बच्चों के लिए यानी कि 340 रुपये प्रति माह इनको भत्ता कर मुक्त होगा, और जो तीसरे बच्चे के लिए 170 रुपया मिल रहा है इनको प्रति माह जो भत्ता मिल रहा है वो कर योग्य होगा। तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा लेस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एग्जेम्प्टेड होगा 170 रुपये मिल रहा है एक बच्चे का, तो दो बच्चों तक कर मुक्ति है 12 महीने के लिए। तो 170 रुपये के हिसाब से दो बच्चों का 340 रुपया प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का 4080 रुपये, 4080 रुपये जो है ये भत्ता कर मुक्त होगा। 6120 माइनस 4080, तो 2040 रुपये जो है इस भत्ते के कर योग्य होंगे श्री राकेश को। है परिवहन भत्ता। परिवहन भत्ता 2000 रुपये प्रति माह दिया जाता है श्री राकेश को, और इन्होंने वास्तविक जो इनके होते हैं 600 रुपये प्रति माह। तो परिवहन भत्ते के संबंध में जो कटौती नहीं दी जाती, परिवहन भत्ते के संबंध में किसी प्रकार की कर मुक्ति नहीं है। परिवहन भत्ता पूर्णतया कर योग्य भत्ता है। लेकिन परिवहन भत्ते के संबंध में कर मुक्ति दी जाती है अगर कर्मचारी अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो या फिर अपंग हो। अगर कर्मचारी जो है किसी प्रकार से विकलांग है तो उस कर्मचारी को फिर परिवहन भत्ते के संबंध में 3200 रुपये प्रति माह की कटौती दी जाती है। परिवहन भत्ता घर से कार्यालय जाने और कार्यालय से घर आने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई सूचना नहीं है जिससे पता चले कि श्री राकेश किसी भी प्रकार से जो है फिजिकली चैलेंज्ड है, अपंग है। तो यहाँ पर श्री राकेश के लिए जो परिवहन भत्ता है वो पूरा का पूरा कर योग्य होगा। ट्रांसपोर्टेशन
अलाउंस 2,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से 24,000 रुपया इनके लिए गत वर्ष के लिए कर योग्य होगा। इनका टोटल कर लेंगे तो टोटल करने पर हमको ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी प्राप्त हो जाएगी। तो राकेश की सकल आय, वेतन शीर्षक की सकल आय होगी 2,40,000 प्लस 40,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 26,400 840 2,040 और 24,000 4,17,280 रुपये 4,17,280 रुपये श्री राकेश की कर निर्धारण वर्ष 2020-21 यानी गत वर्ष 2019-20 के लिए वेतन से सकल आय होगी। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।